वेलकम फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। बीए फाइनल में राजनीति विज्ञान में हमें 2 पेपर का अध्ययन करना है। इसमें पहला पेपर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति और सेकंड पेपर है लोक प्रशासन। तो हम पहले पेपर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति हमारा पेपर है। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ज़्यादा व्यापक शब्द है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक हिस्सा है। वह अपने आप को राजनीति तक सीमित रखता है। यह दूसरी बात है कि वर्तमान में राजनीति हमारे जीवन के सभी पक्षों को शामिल करती है, और अगर 2 देशों में राजनीतिक संबंध खराब होते हैं तो उनका प्रभाव जीवन के अन्य पक्षों पर भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध और अन्य सभी प्रकार के संबंधों को शामिल करते हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का फोकस मुख्य रूप से राजनीतिक पक्षों पर रहेगा कि देशों के मध्य राजनीतिक संबंध किस तरह से हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों की कार्यशैली को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में प्रभावित करती है। जब हम बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है या जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रमुख कार्यकर्ता होता है। हम यहाँ पे अक्सर इस तरह से बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान के ऐसे संबंध हैं, या भारत चीन के संबंध, या अमेरिका चीन के संबंध। अर्थात यहाँ पे वह देश वहाँ के समस्त जन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और राज्य जो है वह एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो राज्य का मूर्त स्वरूप जो है हम सरकार के रूप में देखते हैं, और सरकार ही उस देश के हितों के निर्णय करती है। वह निर्णय कितना सही है यह बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है सरकार का निर्णय लेना कि सरकार का स्वरूप कैसा है। एक लोकतांत्रिक सरकार, एक सैनिक सरकार, एक तानाशाही सरकार, इनकी निर्णय प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की हो सकती है। लोकतांत्रिक सरकार को जनमत का दबाव के अनुसार काम करना रहता है, जबकि तानाशाही या सैनिक शासन जो है वह जनमत की उपेक्षा कर सकता है। और एक विदेश नीति का जो स्थायी एक आधार वाक्य माना जाता है सभी देशों के संबंध में, वह है कि हमारे हित स्थायी हैं, मित्र स्थायी नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में यह होता है कि हम मित्रता को बहुत ज़्यादा मूल्य देते हैं, और यह अपेक्षा की जाती है कि आपको अगर कष्ट उठाना पड़ता है तब भी आप मित्रता का पालन करें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्योंकि राज्य जो है अपने समस्त जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समुदाय के हित में, अपनी जनता के हित में निर्णय लेंगे, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता उनके हितों के पालन में बाधा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो हित स्थायी हैं, मित्र स्थायी नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति के एक आधार मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। अब हम इसमें मानचित्रों को अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब हम देश की बात करेंगे तो अगर हमारे मस्तिष्क में आइडिया हो कि हम जैसे बोलते हैं कि भारत के पड़ोसी कौन है, तो आपको अगर भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है तब आप उस बात को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। मानचित्रों में दिशाओं का हम जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानचित्र का हमें अध्ययन करना रहेगा। यह एक साइट का नाम हमने दिया है। आप इस साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत से मानचित्र मिल जाएंगे, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी इमेज में उसमें उपलब्ध हैं, तो आप उनको देखिए साइट पे। और भी उसमें उसके अलावा बहुत सी उपयोगी इन्फॉर्मेशन है, इसकी लिंक को हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आप इन्फॉर्मेशन को देखिए। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट में, और मोबाइल में एप्लीकेशन है आजकल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उस साइट को देखिए। इसके अलावा आपको गूगल अर्थ और इंडिया का भुवन एप्लीकेशन, वेबसाइट और भी अन्य कई वेबसाइट आपको मिलेंगी जो आपको मानचित्र संबंधी और अन्य जानकारी देंगी, तो आप उनको देखिए। हम पहले महाद्वीप के स्तर पर देखते हैं, तो इसमें हमारा 6 महाद्वीप हम देख पा रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ये हमारे महाद्वीप हैं। और इसमें जो गोले में मार्क किया है वो उत्तर अमेरिका के ना आप 3 देशों को देख पा रहे हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। इसमें हम इसको ध्यान रखते हैं कि अक्सर जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो हम उत्तर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका देश की बात कर रहे होते हैं। उत्तर अमेरिका तो 2 महाद्वीप हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और उसमें उत्तर अमेरिका में भी एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, विश्व का जिसका वर्तमान में सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
यह आप मानचित्र विश्व का राजनीतिक मानचित्र देख रहे हैं। इसमें आप भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक और प्राकृतिक दो तरह के मानचित्र रहते हैं। प्राकृतिक मानचित्र में प्राकृतिक पर्वत, नदियाँ, पहाड़, भौगोलिक स्थिति इस सब का जानकारी रहता है। राजनीतिक मानचित्र में नक्शा दिया रहता है, देश की सीमाएं कैसी हैं, जैसे हमारे खेतों की सीमाएं होती हैं, प्लाट की या मकान की, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उसमें राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किस तरह से हुआ है वह हम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र से देख सकते हैं। इसमें आप पाएंगे कि भारत का मानचित्र जो है, जो मानचित्र हम देखते हैं वैसा नहीं है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकी साइट का मानचित्र है और सरकारों के द्वारा इस तरह से नियम बनाए जाते हैं कि जिस भी देश में आप हैं तो वहाँ की सरकार द्वारा जो मानचित्र है वही आपको दिखेगा। तो अगर आप अपने साइट से अपने यहाँ देखेंगे तो आपको भारत का मानचित्र अलग प्रकार से दिखाई देगा। ये इसमें पाक अधिकृत और चीन के द्वारा जो अक्साई चिन्ह पे अधिकार किया गया है वो वाला मानचित्र, उसमें भारतीयों की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें दोषपूर्ण है। इसमें आप संयुक्त राज्य अमेरिका को देख सकते हैं, उसका मुख्य भूमि से दूर अलास्का उसी का हिस्सा है, रूस और इसको ग्रीनलैंड को आप देख रहे हैं। मानचित्र को आप इसको लिंक से डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा आप ठीक ढंग से उसमें मानचित्रों को देख पाएंगे। आप सभी देशों का, आपको जितना अच्छे से मानचित्र का जानकारी रहेगा आप उतने ठीक ढंग से समझ पाएंगे। जैसे हम बात करेंगे सार्क की या दक्षेस की या आसियान की या क्वाड की या किसी अन्य भौगोलिक संगठन की, तो अगर आपको मानचित्र का ज्ञान है तब तो आप उसको समझ पाएंगे, अन्यथा आपको केवल याद रखना होगा और वह एक कठिन कार्य होगा। दूसरा पेपर हमारा जो है वह है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन की हम बात करें तो लोक का अर्थ होता है जनता या नागरिक, और प्रशासन का अर्थ है हमारा पेपर में जो है वह सरकारी प्रशासन। प्रशासन की हम या शासन की व्यवस्था कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पे जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता है वहाँ पे हमें एक टीम वर्क की आवश्यकता होती है, अर्थात उसमें एक से ज़्यादा जो सदस्य हों उनमें सहयोग, सामंजस्य की भावना होना चाहिए। मान लीजिए एक छोटा सा भी कार्य है कि एक टेबल को आपको एक कमरे के बाहर ले जाना है और दो व्यक्ति टेबल को अपनी अपनी तरफ खींचते रहें दिन भर, तो वो काम नहीं हो पाएगा। अर्थात कार्य को करने के लिए उनमें आपस में एक दिशा और सहयोग, सामंजस्य होना चाहिए। तो वह जो टीम वर्क है उसी से हम प्रशासन बनता है। तो जितना बड़ा कार्य है, जिस तरह का उद्देश्य है उसका, उस तरह का उसका संगठन हो सकता है, उस तरह से उसका प्रकार हो सकता है। तो जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं अर्थात हम जनता के लिए काम करने वाला राज्य का प्रशासन, सरकारी प्रशासन, हम उसको सरकारी कर्मचारी के रूप में जानते हैं, और यह एक टीम वर्क होता है। और एक इसमें प्रश्न हमने लिखा है कि अगर एक टीम में 11 कैप्टन बना दिए जाएं, जैसे क्रिकेट टीम होता है या फुटबॉल टीम जिसमें भी 11 खिलाड़ी, अगर सभी को कैप्टन बना दिया जाए तो टीम का प्रदर्शन क्या बेहतर हो जाएगा या नहीं होगा, इसको आप लोग बताइए। हमारा मानना ऐसा है कि सभी को अगर कैप्टन बना देंगे तो कोई किसी का बात नहीं मानेगा और फिर टीम में जो है स्थिति अच्छा होने के स्थान पे खराब हो जाएगी, अर्थात वहाँ पे कैप्टन एक ही होना चाहिए। इसी तरह से हमारे संगठनों की जो स्थिति है वो संगठनों की स्थिति पिरामिड आकार की होती है। शीर्ष पर कम होते जाते हैं व्यक्ति, उनकी निर्णय शक्ति बढ़ती जाती है, नीचे आपका संख्या बढ़ती जाएगी, निर्णय शक्ति उतना कम होता जाता है। प्रशासन हमारा सार्वजनिक निजी दो प्रकार का हो सकता है। वर्तमान में संगठनों का आकार क्योंकि बहुत बढ़ गया है तो निजी संगठन भी सरकारों के जैसे ही ना बहुत बड़े स्तर पे वो काम करते हैं। वैश्विक कंपनियां वो कई देशों में संचालित होती हैं तो उनके संगठनों में कई सरकारी प्रशासन से कई हमें समानताएं मिलती हैं, असमानताएं भी रहती हैं। हम भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में रहते हैं तो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। चुनाव के द्वारा हम अपने स्थानीय सांसदों का, स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों, इनका चुनाव करते हैं। इनका कार्यकाल 4 से 5 साल रहता है। अब मान लीजिए जब हम विधायक या सांसद या जो जनप्रतिनिधि चुनाव करते हैं उनके साथ ही हमें, अगर हमारे जनप्रतिनिधि सारे सरकारी कर्मचारियों का नए ढंग से चुनाव करें तो संगठन इतना बड़ा है कि हम पाएंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों का 5 साल तो है वो नए सरकारी कर्मचारियों के ना सिलेक्शन में ही चला जाएगा जब तक दूसरा चुनाव आ जाएगा। यही एक ऐसा ही प्रश्न है कि हम एक टीम के समस्त खिलाड़ियों को एक साथ बदल दें तो टीम का प्रदर्शन क्या बेहतर होगा कि 11 खिलाड़ी हैं, आप पूरा का पूरा 11 चेंज करें, तो यह ठीक ढंग से टीम के प्रदर्शन को नहीं बढ़ाएगा बल्कि उसको नुकसान करेगा। इसीलिए उसमें माना जाता है कि आप अनुभव और अपना जो उसका एक सामंजस्य रखें। तो इसी तरह से हमारा प्रशासन में भी जो इसका
संगठन हुआ है उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का हम लोकतंत्र में बदलते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को हम उस तरह से नहीं बदलते हैं। वह हमारे स्थायी लोक सेवक के रूप में काम करते हैं। तो हमारा जो शासन व्यवस्था है वह अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका इस तरह दो प्रकार से रहती है। अस्थायी कार्यपालिका अर्थात शीर्ष पे जो कार्यपालिका है हमारे जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर से लेकर सांसद तक, वह हमारे अस्थायी होते हैं। निर्णय शक्ति अंतिम रूप से इन्हीं के पास होती है, इन्हीं को समस्त निर्णय लेना होते हैं और इनके निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए स्थायी कार्यपालिका होती है, हम उसको सरकारी कर्मचारी कहते हैं। अब भारत क्योंकि एक संघ राज्य है, यहाँ पे केंद्रीय सरकार भी है, भारत सरकार हम जिसको कहते हैं, और हमारे राज्यों में सरकार है, तो कर्मचारियों का भी विभाजन राज्य सरकार, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी इस तरह से होता है। और इनमें प्रतिनियुक्तियों के प्राविजन भी होते हैं। और दूसरा हमारा जो कर्मचारियों में विभाजन होता है वह भारत सरकार श्रेणी के आधार पर करती है, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी, फिर इनके लिए अलग अलग प्रकार से भर्ती व्यवस्था, प्रशिक्षण और यह सब होता है। तो हम अपना सेकंड पेपर में लोक प्रशासन में जो है इसी अपना कार्यपालिका और कार्यपालिका के कार्य को किस तरह से वह काम करती है इसको हम देखेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स।